हेलो, मैं डॉक्टर नाज़िया नौशीन सिद्दीक़ा। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ मलकपेट में डॉक्टर नाज़िया स्किन एंड हेयर क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। 15 साल से मैं यहाँ पर मलकपेट में एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट पेशेंट्स को देख रही हूँ। आज अपना विषय डैंड्रफ, जो लोगों में, बच्चों में, बड़ों में, सब में जो पाया जाता है डैंड्रफ, उसके क्या रीज़न्स है और मैं आपसे थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगी। तो मैं तो शुरू करूँगी छोटे बच्चों से। एक चीज़ है कि छोटे बच्चे जो हम देखते हैं, उसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस बोल के एक चीज़ रहती है। इन्फैंट्स जो छोटे बच्चे 1 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों में, थोड़े बच्चों में हम लोग डैंड्रफ देखते हैं, उसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस बच्चों जो स्किन ड्राई हो जाता, वैसे बच्चों में क्रैडल कैप जो बच्चे झूले में डालते हैं ना, वैसे बच्चों को डैंड्रफ आता है, उसको बोलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। वो एक टाइप ऑफ एक मैनिफेस्टेशन ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस है। स्किन ड्राई हो जाना और ऑयल सिक्रीशन कम हो जाना, उसकी वजह से एक एक्जिमा के जैसा प्रेजेंटेशन होता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस का छोटे बच्चों में। सेम चीज जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस थोड़े बच्चों में डैंड्रफ कंटिन्यू होता है। अप टू टीनेज तक भी बच्चों में अपन डैंड्रफ देखते हैं। और अब व्हेन कम्स टू यंगस्टर्स, टीनेज बॉयज, उनमें भी हम लोग डैंड्रफ की शिकायत ज्यादा देखते हैं। यूजुअली ये डैंड्रफ, इसको बोलते हैं सीबोरिया कैपिटेस, सीबोरिया सिंप्लेक्स, पिटूरियासिस सिंप्लेक्स कैपिटेस वगैरह। ये फ्रीक्वेंट स्कैल्प वॉशेस से कम हो जाता है। जो लोग फ्रीक्वेंट स्कैल्प वॉश नहीं करते हैं, वहाँ पर डेड टिश्यू जो रहता, केराटिन जो बोलते हैं, वो एक्यूमुलेट होकर डैंड्रफ के जैसा प्रेजेंट करता है। लेकिन ये माइल्ड होता है, जस्ट स्केल्स जो निकलते रहते हैं। क्योंकि स्कैल्प में जो पीएच और ऑयल सिक्रीशन ज़रा ज़्यादा रहता है यंगस्टर्स में और टीनेज बॉयज़ में, तो वहाँ एट द सेम टाइम फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक ऑयल सिक्रीशन और एक्सेसिव केराटिनाइजेशन और फंगल इन्फेक्शन। तो ये सब चीज़ों की वजह से ज़्यादातर पाउडरी स्केल्स निकलना और खुजली होना, ऐसे चीज़ हम यंगस्टर्स में, टीनेज बॉयज़ में देखते रहते हैं। उसका ट्रीटमेंट, कुछ किस्म के शैम्पूज अवेलेबल रहते हैं। वो शैम्पूज का इस्तेमाल करने से वो स्केल्स जो है निकल जाते हैं, वो फंगस वॉश आउट हो जाता है और जो इन्फ्लेमेशन, जो रेडनेस जो वगैरह जो रहता है, वो भी कम हो जाता है। इसमें और सीवियर वैरायटी में हम लोग देखते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस इन अडल्ट्स। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में ग्रीजी स्केल्स, येलोइश ग्रीजी स्केल्स पाए जाते हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा हम लोग डॉक्टर्स जो है पर्टिकुलर मेडिसिन रहते हैं, जैसे कि टॉपिकल स्टेरॉइड कंटेनिंग शैम्पूज और एंटीफंगल शैम्पूज की मदद से हम लोग ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस इन अडल्ट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। और एक चीज है सोरियासिस ऑफ द स्कैल्प। ये भी लगभग देखने में डैंड्रफ के जैसा ही लगता है, लेकिन ये एक सीवियर वैरायटी है जिसमें जो स्केल्स जो आते हैं वो थिक होते हैं, थिक बड़े स्केल्स। और वो स्केल्स को जब पेशेंट या जिसको भी स्केल्स है वो लोग निकालते हैं, तो वहाँ पर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, थोड़े से ब्लीडिंग पॉइंट्स भी नजर आते हैं। ये है सोरियासिस स्कैल्प। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे सोरियासिस हम लोग इससे पहले सुन चुके हैं हमारे टॉक में कि सोरियासिस बॉडी पे हर कई जगह पर होता है, जैसे हाथों के कोनियों में और घुटनों पर। वैसे स्कैल्प में भी एक कॉमनली यंगस्टर्स में 20s प्लस 30s 40s में स्कैल्प सोरियासिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एट द सेम टाइम जब ओल्ड एज पीपल में भी ऐसा स्केलिंग ऑफ द स्कैल्प, तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस ऑफ द स्कैल्प के अलावा डीएलई, डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस भी स्केली पैचेस के जैसा ओल्ड एज पीपल में प्रेजेंट करता है। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं जिसका ट्रीटमेंट आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट सही कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर आपको अबनॉर्मली स्केलिंग दिख रही या तकलीफ हो रही कि आपको बार बार पाउडर गिर रहा आपके कपड़ों पे एंड ऑल, तो यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट टू इवैल्यूएट कि वो कौन सी चीज़ है, कि एक्चुअली उसका डायग्नोसिस है क्या, कि वो नॉर्मल डैंड्रफ है या स्कैल्प सोरियासिस है या कुछ सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। और एक चीज़ डर्मोस्कोपी बोल के एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, डर्मोस्कोपी की मदद से डर्मेटोलॉजिस्ट आपके स्कैल्प को एग्जामिन करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट सही वहाँ पर उसमें देंगे, जिससे आपका डैंड्रफ कम हो जाता है, कम होने के चांसेस। फिर आपको मेंटेनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
इंसान को इवन दो डैंड्रफ पूरा कम हो जाने के बाद भी एटलीस्ट वंस इन 15 डेज अगर वो पर्टिकुलर शैम्पू लगाने से फिर वापस वैसी तकलीफ वैसा डैंड्रफ नहीं होने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंटली वो लोग स्कैल्प को वॉश करना। तो ऐसे तो कुछ स्ट्रिक्ट वो नहीं है कि इतने ही बार वॉश करना, दे कैन वॉश डेली 3 टाइम्स इन अ वीक वॉश करना फाइन है। एक आइडियल चीज़ है कि डेली वॉश नहीं करे, 3 टाइम्स इन अ वीक से हफ्ते में 3 बार भी वॉश करने से वे अच्छी तरह से स्कैल्प के हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। स्कैल्प भी स्किन के जैसा एक सरफेस है जहाँ पर हेयर ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर भी ऑयल सिक्रीशन, स्केलिंग, स्किन के स्केल जमा होने के, अगर जो लोग ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूस ऑयल लगा के रखने से भी वहाँ पर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो आई डोंट एडवाइज पेशेंट को, मैं एडवाइज नहीं करती कि तेल आप कंटिन्यूस तेल अप्लाई करके रखिए, उससे इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा है। फंगल इन्फेक्शंस भी है और जो है सो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल एप्लीकेशन। तो ऑयल अगर अप्लाई करना ही है तो उनको अप्लाई करना चाहिए शाफ्ट ऑफ द हेयर, इसका मतलब बालों पे, ना कि स्किन पे, ना कि स्कैल्प पे, बालों पे अप्लाई करने के बाद वॉश करने से पहले या ओवरनाइट, बस ओनली शाफ्ट ऑफ द हेयर पे, या एक 1 और 2 आवर्स बिफोर टेकिंग ए हेड शावर तो लगाने से सॉफ्ट बाल, आपको बाल सॉफ्ट दिखते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ कि बहुत लोग हेयर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ लोगों को, सबके लिए नहीं, लेकिन थोड़े लोगों को एलर्जी मैनिफेस्ट करती है। ये हेयर कलर्स में कई तरह के केमिकल होते हैं, उसमें हर्बल भी होते हैं और केमिकल्स भी होते हैं। केमिकल्स में खास करके पीपीडी, अमोनिया, ये सब जो एडेड होते हैं तो उसकी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बालों पे होने के चांसेस होते हैं लोगों को। जब ऐसा अगर किसी किसी पेशेंट को, जब मैं देखती हूँ कि पेशेंट कभी वो कोई नई हेयर कलर लगाए, उसके बाद दे प्रेजेंट विथ सीवियर इचिंग, वो लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग स्कैल्प पे, फिर लाल हो जाना, फिर उसमें से पशिश, पानी आना और तकलीफ, कभी इन्फेक्शन होके पस आ जाना, ऐसे कंप्लेंट्स भी आते हैं। तो वैसे लोगों को चाहिए कि वो लोग कोई भी नया हेयर कलर इस्तेमाल करने से पहले टेस्ट करके देख लें कि ये इनको बनता है या नहीं, तो अदरवाइज पूरे स्कैल्प पे लगाने के बाद फिर उनको तकलीफ दिखती है ये सब होने से, फिर डर्माटोलॉजिस्ट इज द राइट पर्सन। जब उनके पास अब जाते हैं तो इवेल्युएट करके सीवियरिटी क्या है, उनके हिसाब से मेडिसिन ट्रीटमेंट देना पड़ता है। टैबलेट, शैम्पूज और लोशंस अप्लाई करके मे बी 1 to 2 वीक्स में ऐसी एलर्जी को कम कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में भी ये लोगों को एहतियात ये रखना है कि वो लोग अब नेक्स्ट टाइम सेम जिस हेयर कलर से इनको ये तकलीफ जो हो चुकी है वो रीअप्लाई मत करें, कि जब सेकेंड टाइम जब इनको ऐसी स्कैल्प पे एलर्जी होती तो वो ज़्यादा सीवियर ही होती, क्योंकि इंसान की बॉडी सेंसिटाइज हो जाती वो एलर्जन से। तो ये एक चीज़ है। और तो आजकल मार्केट में कई हर्बल हेयर कलर्स, जैसे कि नॉन एलर्जेनिक हेयर कलर्स, अमोनिया फ्री हेयर कलर्स, पीपीडी फ्री हेयर कलर्स भी अवेलेबल होते हैं जो डर्माटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी मदद से आप लोग विदाउट एलर्जी भी आप थोड़ा हेयर को, यू कैन कंडीशन योर हेयर कलर्स को अच्छी तरह से रख सकते हैं। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जब बोलने को जो ध्यान में आ रही कि एक चीज़ होती है जो चेहरे पे कई लोगों को पिगमेंटेशन आता है आफ्टर यूसेज ऑफ हेयर कलर्स, जो हेयर डाइज वगैरह इस्तेमाल करने के बाद चंद सालों के बाद स्लोली उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन डेवलप होता है। ये हेयर कलर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि वो जो क्यूमुलेटिव कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो आती है तो उसकी वजह से भी उनको पिगमेंटेड पर्प्यूरिक डर्मेटाइटिस या पिगमेंटेशन ऑन द फेस, ऐसे चीज़ें चेहरे पे प्रेजेंट होते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अननेसेसरी केमिकल्स आपके बॉडी पे अप्लाई करना, जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है, तो ये बेहतर नहीं है। बहुत ज़रूरी केस में एंड ऑल तो अलग बात है, लेकिन केमिकल्स से कम ही इस्तेमाल करना और सेफ रहना ही बेटर है। और कंडीशनर्स और शैम्पूस, ये बेसिक शैम्पूस एंड कंडीशनर में कैटायोनिक एंड एनायोनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो शैम्पू और कंडीशनर को डिफरेंट अलग अलग इस्तेमाल करना भी बेटर है, ताकि उनके स्कैल्प, उनके बाल जो कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं उससे शाइनी एंड ग्लॉसी। एंड वन मोर एक नई थी चीज़ जो है, आजकल हेयर सीरम, हेयर मास्क भी अवेलेबल हैं विच आर गुड बालों के लिए।
क्योंकि आजकल सब लोग बालों की तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं, बालों की हेल्थ की तरफ और बालों के अच्छे लुक्स की तरफ। तो हेयर मास्क, हेयर पोशंस एंड कंडीशनर्स और हेयर क्रीम्स, लीव ऑन हेयर क्रीम्स, ऑल दिस आर गुड अगर प्रोवाइडेड आप सही इंसान से उसका मशवरा करके स्टार्ट करें, ना कि आप जो भी अवेलेबल है मार्केट में उठा के आपके बालों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग फिर मिलेंगे, कोई और विषय पे बात करेंगे सुमन टीवी में। मैं डॉक्टर नाजिया नौशीन, आप कोई मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू।